हेलो गाइस, लर्निफाई आई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट के लेक्चर में अपना चैप्टर 22 शुरू किया था। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 22। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमने पेरिस समिट को देख लिया था 2015 की, राइट। फिर उसके बाद कौन कौन सी मेजर समिट हुई हैं पेरिस एग्रीमेंट के बाद, तो उनको देख लेते हैं। तो 2016 में बेसिकली माराकेश मोरक्को में हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग। फिर इसको एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला गया। एडाप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर यहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो यहाँ से कुछ कुछ टर्म्स निकले थे, राइट। फिर COP26 में आप देख सकते हैं ये हुआ कब था, 2021 में, राइट। अब ये इसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट आपके लिए एक भी नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हुआ, जो यूपीएससी में यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है। इन लोगों ने इसीलिए COP26 बुक में डिटेल में मेंशन कर दिया है, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपीएससी 2021 में देख सकते हैं, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ 26 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, व्हाट आर कमिटमेंट मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो इसीलिए उस साल ये न्यूज़ में रहा होगा, है ना, ये वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26वें नंबर का है। इसीलिए उस साल के मेंस में ये आ भी गया और उस साल के बच्चों ने करंट अफेयर के बेसिस में तैयार किया ही होगा इसको। इसलिए हमको इतना डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या इसमें हुआ, क्या क्या निकला यहाँ से, क्या अपडेट्स आई, राइट। तो अभी लेटेस्ट कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रहा है, 29 वाला, है ना, COP29। तो ये बेसिकली हो कहाँ रहा है, 11 से हुआ था बेसिकली ये, 11 से 22 नवंबर, जस्ट अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है। तो अब हमको पढ़ना क्या है, तो हमको यही पढ़ना है COP29 में। अब ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स में, है ना। तो अब इससे कोई भी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट ईयर तो दैट विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ये सारी जो डिटेल्स हुई हैं उसको एक बार आप रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनका इंपॉर्टेंस कोई नहीं है। तो यहाँ पे भी उसी की डिटेल लिखी हुई है, बुक में इन लोगों ने कवर किया है क्योंकि क्वेश्चन आया था। यहाँ पे सारा वही समरी और डिटेल्स है, ये सारा एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा और इसको आगे बढ़ जाइएगा। दैन इसके बाद बुक में COP27 है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। COP28 है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम क्या COP19 पढ़ेंगे, COP29 सॉरी, COP29 सीधे पढ़ेंगे, जो अभी 2024 में हो रहा है। और ये भी कहाँ रहेगा, करंट अफेयर में आपको मिलेगा। यहाँ पे अभी उसकी समरी पूरी तरीके से आई नहीं है क्योंकि 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो इसकी अभी नेट में भी मैं देख रहा था तो मिल नहीं रही है कोई ज़्यादा क्रिस्प फॉर्म में। तो मे बी कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिले, तो इसको आप करंट अफेयर में कवर करेंगे, राइट। और बाकी इन सब की एक बार रीडिंग आपको लगानी हो तो लगा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से अगर आपको टर्म्स मिल रहे हैं, है ना, कोई प्रोसेस का टर्म लिखा हुआ है ना, तो उसको ज़रूर याद कर लेना है आपको, क्योंकि ये टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में। और बहुत बार टर्म्स रिपीट भी होते हैं, जैसे COP28 में जो बातें लिखी होंगी बहुत सारी बातें रिपीट होंगी COP29 में, तो उस टर्म में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हमारे दो मैकेनिज़्म हैं, UN रेड और रेड प्लस, तो इनको हम देख लेते हैं एक करके। तो इसके बारे में पहली चीज़ जो जो आपको याद रखनी है कि किससे रिलेटेड है, UNFCCC, राइट। अभी तक हम जितना भी पढ़ते आ रहे हैं ये सब किससे रिलेटेड है, UNFCCC से, है ना। तो इन सबको टर्म का एसोसिएशन आपको याद रहे तो बेटर है। अब ये दोनों मैकेनिज्म एक ही टाइप के हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है उसको, उसकी डिफॉरेस्टेशन को रोक के डेवलपिंग वर्ल्ड में, या जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है डेवलपमेंट की वजह से उसको रोक के या स्लो करके हम किसी तरीके से जो एमिशंस हैं उसको रिड्यूस कर सकें। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और मेंबरशिप कितनी कंट्रीज़ की है, 64। तो काम तो ये कर रही है UNFCCC के टारगेट्स को पूरा करने के लिए, राइट। लेकिन ये प्रोग्राम है किसका, FAO, UNDP और UNEP का, है ना। तो इन तीनों ने मिलकर ये बनाया है। तो इसमें बेसिकली लोग अल्टीमेटली करते क्या है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ना, जब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब बेसिकली पैसा देंगे ताकि वो लोग सस्टेनेबली करें, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर सही तरीके से करें। तो आपको यही दोनों डिफरेंस इसको याद रखना है। सो बेसिकली दोनों अलग अलग क्यों हम लिख रहे हैं, इसमें इसका एक सिंपल सा मतलब है। जब रेड आया था तो ये सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को फोकस करता था और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को फोकस करता था, राइट। लेकिन जब हमने हमने इस पर प्लस लगा दिया तो वी आर टॉकिंग अबाउट अदर एक्टिविटीज़ एज वेल, कि हम बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी टारगेट करेंगे कि सम हाउ जो एमिशंस हैं या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो बेटर तरीके से हम कर सकें। तो यही बस एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों अल्टीमेटली आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द एमिशंस। यहाँ पे UNDP का देख सकते हैं लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ एन UN एजेंसी टास्क्ड विथ हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको, न्यूयॉर्क सिटी में देखने को। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस कहाँ से आ रहे हैं, इसमें वॉलंट्री कंट्रीब्यूशन, जो UN के मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से उनको जितना मन करता है यहाँ पे कर देते हैं।
In addition to UN RED program, other initiatives assisting countries that are engaged in RED Plus initiative. तो UN RED प्रोग्राम से तो फंडिंग मिल ही रही है इनको, और भी कौन कौन सी जो फंडिंग एजेंसीज है, कहाँ से फंडिंग मिलती है कंट्रीज़ को, तो वर्ल्ड बैंक का फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है और ग्रीन क्लाइमेट फंड है। तो यहाँ से भी फंडिंग जाती है टू प्रोटेक्ट क्लाइमेट एंड अल्टीमेटली फॉरेस्ट, जो हमारा यहाँ रेड प्लस का फोकस है। अब ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्लस कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड है पॉवर्टी रिडक्शन। सो बेसिकली जब ये क्वेश्चन हुआ था ना, तो इसके बाद बहुत डिबेट हो रहे थे जब ये क्वेश्चन आया था कि थर्ड पॉइंट होगा कि नहीं होगा पॉवर्टी रिडक्शन वाला। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है उसमें जब हम पढ़ने जाते हैं रेड की डेफिनेशन। तो यूजुअली लोग, बहुत सारे लोग 1 और 2 ओनली बस करके आए होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग था। लेकिन जो यूपीएससी की आंसर ऑफिशियल की आई थी उसमें उन लोगों ने तीनों को करेक्ट माना था। अब कैसे करेक्ट होता है, यहाँ पे एफएओ की एक साइट में ये बेसिकली ये लाइन लिखी हुई थी, रेड प्लस कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अचीविंग अदर एसडीजीज इंक्लूडिंग दो विच एड्रेसेस पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ वेलबींग एंड हंगर एलिवेशन। तो अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जो डायरेक्टली डेफिनेशन से नहीं आ रहा है, कुछ अलग से दे दिया और उस बेसिस में आंसर भी 50-50 ही एट मैक्स आप पहुंच रहे हो, तो ये अब थोड़ी यहाँ पे लक की बात भी हो जाती है कि बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट। आप बस अपनी जो डेफिनेशंस हैं उनको बस पढ़ सकते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। अब हर चीज़ के बारे में हर चीज़ हम नहीं ढूंढ सकते, दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ इट, राइट। हम यूएन रेड पढ़ने जाएंगे तो हम ऊपर ऊपर से उसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, किससे एसोसिएटेड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, किस बारे में है, एंड दैट शुड बी द ऑल। हर चीज़ को हम नहीं कर सकते कि पॉवर्टी रिडक्शन वाला पॉइंट ढूंढे जाके एफएओ की वेबसाइट में। इट बिकम्स अ चांस ऑफ लक एज वेल। फिर हमारी है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। तो एक बेसिकली ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें कई गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगी, कई बिजनेसेस देखने को मिलेंगे, सिविल सोसाइटी मिलेगी और बहुत सारे इंडिजिनस पीपल भी देखने को मिलेंगे। ये लोग बेसिकली मिलकर कोशिश क्या कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम एक्टिविटीज़ कॉमनली रिफर टू एज रेड प्लस। जो हम रेड प्लस जिनको बोलते हैं, जो एरिया को, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो गया, और क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो उसके साथ और जैसे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन हो गया, एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट हो गया, राइट। अगर सिर्फ यही होता तो रेड प्लस हम बोलते, और इसके बाद प्लस लग गया तो ये दो पॉइंट भी, ये दो एक्टिविटी भी जुड़ जाती है। तो बेसिकली ये जो पार्टनरशिप है ये कोशिश करती है कि इनसे इन एरिया की एमिशंस को हम कम कर सकें। अब इसमें भी अलग अलग मैकेनिज़्म हो सकते हैं, फंडिंग वाला इशू हो सकता है, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट भी मिल सकता है, तो अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया जाता है टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। फिर इसकी सेक्रेटरीट और ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है, फिर इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है, यूएनडीपी है, ये डिलीवरी पार्टनर है अंडर द रेडीनेस फंड। इसी फंड को यूज़ करके ये लोग सपोर्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में आप वही सब देख सकते हैं, वही बातें लिखी हुई हैं पूरी। फिर इसके बाद है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। तो बेसिकली ये बना कब था, कब एग्जिस्टेंस में आया था? 2012 में। तो यूएनईपी के साथ मिलके कुछ जो नेशंस हैं हमारे, उन लोगों ने मिलके बना लिया था क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। इन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम कोशिश करेंगे टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। अब शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट क्या क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इनका जो लाइफ टाइम होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कम होता है, या तो फ्यू डेज़ हो सकता है या फ्यू डिकेड हो सकता है। अब आप फ्यू डिकेड में बोलोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन जो बाकी मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं लॉन्ग लिव्ड वाले, कुछ 100 से ऊपर है, कुछ 1000 से ऊपर है, तो उनके कंपैरिजन में शॉर्ट लिव्ड हो जाते हैं ना, 10-20 साल कुछ ज़्यादा नहीं होता। जब आप बड़े बड़े पॉल्यूटेंट देखने लगोगे, CO2 का हमारा 100 से ऊपर है, तो ये सारे शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स हैं। लेकिन बहुत सारे शॉर्ट लिव्ड जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका हीट कैप्चरिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो ज़्यादा दिन ज़िंदा रह जाए ना, तो इतनी हीट कर देंगे कि जो CO2 कभी अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इनको भी पढ़ना, इनको एलिमिनेट करना भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन या सबसे ज़्यादा जो हीटिंग हो रही है हमारी ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए भी यही शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, अराउंड 45% ऑफ द ग्लोबल करंट ग्लोबल वार्मिंग। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और HFCs। अब यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, वही सारे बेनिफिट हैं जो बाकी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करके अचीव कर लेंगे, वही इनके भी बेनिफिट्स हैं। फिर कुछ और माइनर इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। तो इसमें पहली है हमारी बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। तो बेसिकली जो कुछ डोनर गवर्नमेंट हैं, ये एक फ़ंड है ना, इन लोगों ने मिल के सेटअप किया है। ये मैनेज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक।
अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लैंड सेक्टर से एमिशंस हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के, या फिर डिफॉरेस्टेशन के कारण जो एमिशन बढ़ रहे हैं, या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के कारण जो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहे हैं, हमको इनको रिड्यूस करना है। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे इसकी सारी फंडिंग कहाँ जाएगी? ऐसे सेक्टर्स में जाएगी, ऐसी कंट्रीज़ में जाएगी जो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वही रेड प्लस से मिलता जुलता मैकेनिज्म है। रेड प्लस में भी हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक लैंड सेक्टर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो लगभग वैसा ही मैकेनिज्म है। फिर यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो ये सारे फंड अलग अलग एरिया में जाते हैं। इसके बाद है हमारी कोल कोalition। तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे एसी यूनिट्स हैं, जितने भी कूलिंग सिस्टम है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो आज अभी बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी खाते हैं। आप घर में एसी अगर चलाते हो या यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी खा रहे हैं। तो इसमें हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ट्रांजिशन करें ऐसे टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जहाँ पे हम क्लीन और एफिशिएंट कूलिंग कर पाएँ, लाइक कि कम बहुत एनर्जी खा के अच्छी खासी कूलिंग हम पा लें। तो ऑब्जेक्टिव इसका कुल मिला के ऐसा है। फिर ये लॉन्च कब हुई थी ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, किस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद एक यूरोपियन यूनियन की इनिशिएटिव है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। तो ये बेसिकली जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हो गए या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, इनको हेल्प करती है टू अचीव रेजिलियंस इन क्लाइमेट चेंज। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई किसी टाइप का प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस जगह पे ये फंडिंग करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में, है ना। इन सब में आपको बेसिकली याद क्या रखना है, इनिशिएटिव का नाम एट मैक्स हो सके तो किसकी इनिशिएटिव है वो याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे ईयू है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये 3 चीज़ें इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि बहुत सारी इनिशिएटिव है, सबको आप याद भी नहीं रख पाओगे। एट मैक्स अगर हम इतना भी याद कर पा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, यू विल बी एबल टू एटलीस्ट एलिमिनेट क्वेश्चंस, या फिर अगर मेंस में भी लिखना है तो 2-3 पॉइंट से भी हम काफ़ी कुछ उसमें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये किसके द्वारा है ये इनिशिएटिव? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्रॉपिंग सिस्टम में भी खतरा आ सकता है, या फिर फूड सिक्योरिटी जो है हमारी वर्ल्ड की, उसमें भी खतरा आ सकता है। तो उसमें कैसे हम रेजिलियंस लाएँ, मतलब कैसे इनिशिएटिव्स लें कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, हमारी फूड सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड रहे। इसका वर्क पूरा उसी के अराउंड रिवॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इम्प्रूव फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स इन अ सस्टेनेबल वे, build farmers resilience to extreme weather and changing climate, reduce DHGs associated with agriculture when possible। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। फिर इसके बाद GHG प्रोटोकॉल है। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने एरिया में, अपनी कंट्री में जो प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर है, उसके ऑपरेशन से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकल रहा है उसको कैलकुलेट कैसे करें, राइट। तो इसके जो रूल्स हैं उसको कंट्री लेके किसी भी इंडस्ट्री का GHG एमिशंस निकाल सकती हैं। अब ये भी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों को जब ऐसा लगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ज़रूरत है कॉर्पोरेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन अकाउंटिंग के लिए, तब इन लोगों ने GHG प्रोटोकॉल को एग्जिस्टेंस में लाया, है ना। फिर इसके बाद है आर्कटिक काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में न्यूज़ आ भी जाती है। तो इसके कौन कौन से स्टेट्स हैं ये आपको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि आर्कटिक काउंसिल के स्टेट मेंबर्स कौन कौन से हैं। बेसिकली जो आर्कटिक ओशियन है ना उसके अराउंड है जितनी कंट्रीज़, वही इसका पार्ट है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये। अब कंट्रीज़ देख लीजिए, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है, स्वीडन है, US है। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, रशिया और US दोनों इसमें साथ में है ना। तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि इतनी छोटी ग्रुपिंग में दो इतनी अपोजिंग कंट्री एग्जिस्टेंस में हो। हालांकि ये अभी नहीं एग्जिस्टेंस में आई थी, ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी शायद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन भी ना पाए जहाँ पे ये दोनों अपोजिट कंट्री आ रही हैं टुगेदर, बट स्टिल आर्कटिक काउंसिल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आर्कटिक ओशन की आइस मेल्ट हो रही है ना, यहाँ से नए रूट्स निकलेंगे, है ना, जो हमारे सी के रूट्स हैं, ट्रेडिंग रूट्स। तो आर्कटिक ओशन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और इस काउंसिल का भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा कि ये किस तरीके के रूल्स को लेके आती है विथ रिगार्ड टू एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है। तो वो सारे डिसीजंस इनके ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे मेंबर कंट्री देख सकते हैं आप, ये पूरा लगभग उसको कवर करते हुए है। फिर ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, फिर एडहॉक ऑब्जर्वर्स हैं, फिर परस्यूइंग ऑब्जर्वर स्टेटस है, जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारे इसके आपको मेंबर्स ज़रूर याद रखने हैं ना, मेंबर्स कौन कौन से हैं आर्कटिक काउंसिल के। फिर इसके साथ साथ एक बात और याद रख लिया करिए कि इंडिया मेंबर है कि नहीं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेंबर्स कौन कौन से हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया है कि नहीं। अब कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बुक में उनको देख लेते हैं हम।
बोल रहा है विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. So it is a global partnership of government, business, civil society, and indigenous people. Yes, it provides financial assistance to universities, individual scientists, institutions involved in scientific research to develop eco-friendly climate adaptation. नहीं, टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड नहीं है ये, हमारा कंट्रीज़ को फंडिंग देता है. It assists in country. It assists the countries in RED plus efforts by providing them with financial and technical assistance. तो yes, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 3 only. 1 and 3 only. फिर इसके बाद है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज़ मैनेज बाय. तो अभी हमने देखा इसका वर्ल्ड बैंक है आंसर. फिर यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है रिगार्डिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो पहला है इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन. येस, अभी हमने देखा ये काम क्या कर रही थी, जो हमारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स थे और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम था, सो दैट दे कैन बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे सेकंड हमारा स्टेटमेंट क्या है? इट प्रोवाइड्स टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट टू targeted developing countries to integrate climate change into their development policy. Yes, it coordinates with WRI and World Business Council for Sustainable Development. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली. फिर इसके बाद यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़. कौन सी मेंबर्स हैं आर्कटिक काउंसिल की? तो जो अभी मैं कह रहा था कि क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो अभी हमने देखा था कि यूएस है, रशिया है, ये तो अभी मैंने सीधे ही बताया था. फिर इसके बाद डेनमार्क, जापान नहीं है, यूके वॉज अंडर ऑब्जर्वर स्टेटस. फिर इसके बाद है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल. तो अभी हमने देखा कि फ्रेमवर्क टाइप का है ये, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वान्टिफाई मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो इसका आंसर ए है. फिर यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो इसमें भी देख सकते हैं मेंबर्स. तो पहले स्टेटमेंट गलत है इसमें, इंडिया वॉज नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग ऑफ गाक्सा. इसमें ऑप्शन 2 इसका आंसर है. अब ये आप सोच रहे होंगे ये इनिशिएटिव्स ऐसी क्वेश्चन में आ क्यों रही हैं? इसका सीधा सा आंसर है करंट अफेयर्स, है ना. तो इन्वायरमेंट के केस में बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. लास्ट 1 ईयर में जो जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है या अलायंस बनी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है. कोई एनिमल की स्पीसीज़ न्यूज़ में है या कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में है, तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे? PT 365 में, जो विजन की आती है ना लास्ट में, उसमें मिल जाता है, अच्छा खासा डिटेल में रहता है. उसको नहीं करते तो आप मंथली वाला भी जो विजन का होता है वो कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो गुड. मंथली वाले में बस यही होता है कि इसको आपको प्रॉपर टाइम पे रिवाइज़ करना होगा, है ना, अदरवाइज़ ये भूल जाता है. अगर मंथली कर सकते हैं तो उससे बेटर नहीं है कुछ, क्योंकि PT में कट शॉर्ट वर्जन होता है, मंथली में थोड़ी डिटेल में आपको मिलेगा. तो इफ़ यू कैन डू मंथली करंट अफेयर यू शुड बी डूइंग दैट. अदरवाइज PT 365 जो इन्वायरमेंट की आती है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे, है ना. तो इसलिए इसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे रैंडम से क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडम से ऑर्गेनाइजेशन को हमको याद करके रखना है ना. ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है मोस्ट लाइकली, और करंट अफेयर से ही डील हो जाएंगे आपके लिए. तो चैप्टर 22 में यही तक था. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए. थैंक यू.